तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थोनॉमिक्स के सीरीज़ में, जो कि अफेयर्स ग्रेड का एक बेहतरीन सीरीज़ है। इसमें हम रेगुलर बात कर रहे हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। और प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 ईयर्स में 2015 टू 25 तक के, उस पर हम एक-एक करके सेक्शन वाइज़ डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हम नेशनल इनकम पर बात कर चुके हैं, मनी एंड मनी सप्लाई से आने वाले क्वेश्चंस पर बात कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन। इससे भी अगर आप देखेंगे तो टोटल लास्ट 10 ईयर में जो क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्स 9 क्वेश्चंस आपके बने हैं, यानी कि ओवरऑल एवरेज अगर आप लेकर चले तो पर ईयर 1 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ठीक है? पर ईयर 1 क्वेश्चन आपको इससे दिखाई देता है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आपको इससे हर साल मिल ही जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 2015 से उठाते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या बना था कि व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। तो क्या होगा इससे अगर एसएलआर को क्या करे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक अपना 50 बेसिस पॉइंट कम कर दे, बीपी कम कर दे, तो क्या होगा। यहाँ पे बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बेसिस पॉइंट है, तो उसको ध्यान रखना है। मतलब कि यहाँ पर 0.5% की बात हो रही है। परसेंटेज को दिखाने के लिए आरबीआई हमेशा बेसिस पॉइंट का यूज करता है, ताकि वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे और अच्छा लगे देखने में। इसके लिए तो क्या होगा अगर रिड्यूस कर दिया जाता है, तो इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली, बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो जाएगा क्या। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू द एक कंट्री, फॉरेन से जो एफआईआई से आने वाला इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा क्या। या शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स, जिस पर वो आम लोगों को क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उस पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या वो कम कर देंगे। डी बोल रहा है इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत तेजी के साथ कम हो जाएगी। तो यहाँ जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। और सीधी सी बात है, इसका जो रिलेशन है वो कैसे है एसएलआर से, उस पर हम लोग अब बात कर लेते हैं एक एक करके। तो जैसे अगर मैं कहूँ तो आरबीआई की जो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी का वो निर्माण करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक रिजर्व रेशियो होता है, जिसको क्या कहा जाता है, रिजर्व रेशियो कहा जाता है। तो रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर आपका, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। तो ये दो तरह के रेशियो हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम रिजर्व रेशियो कहते हैं। सीआरआर में हम लोग देखते हैं कि बैंक को, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को क्या करना होता है कि कुछ कैश अमाउंट, जिसे हम एनडीटीएल कह सकते हैं, एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज जो कि आरबीआई तय करती है, वो किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैश, किसके पास, आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है। और यहाँ पर अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो इसमें भी क्या करना होता है कि एनडीटीएल का, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का सम परसेंटेज, कुछ परसेंटेज किसके पास, बैंक को देमसेल्फ अपने पास ही क्या रख, किस में रखना होता है, रिजर्व में रखना होता है, रिजर्व में रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ, ये कई तीन रूपों में रखा जा सकता है, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में, जीसैक जिसे कहा जा सकता है। इन तीनों फॉर्म में ये रखा जा सकता है, लेकिन बैंक इसे अपने पास रखता है।
जैसे अगर अभी माना क्या जाए अगर है भी तो अभी एसएलआर जो है वो 18% है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि क्या किया जा रहा है इसमें रिड्यूस किया जा रहा है। इसको अगर रिड्यूस कर दिया जाए कितने 0.5% यानी कि 50 बेसिस पॉइंट अगर हम इसे रिड्यूस कर दें तो ये 17.5% हो जाता है एसएलआर अभी जो है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्या होगा इससे जो है क्या होगा जैसे अभी बोला है कि शेड्यूल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स, वो अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं उसको कम कर सकते हैं। तो ये क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब हमने ये जाना कि कैसे जो बैंक हैं वो एसएलआर क्या होता है, इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा। अगर गवर्नमेंट यूजेस एसएलआर को रेगुलेट करती है, मेनली अगर हम देखें जो सीआरआर है या एसएलआर है इनको यूज़ किया जाता है किसको रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए। एंड इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि जो लिक्विडिटी है, इसके रेगुलेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो यूज़ किया जाता है इनका सीआरआर है या एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन सभी का यूज़ किया जाता है कुल मिला के। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सीधी-सी बात है कि बैंक जो है पहले कितना रिज़र्व रख रहा था? 18% रिज़र्व रख रहा था। इसको अब हम और एक चीज़ से थोड़ा समझ लेते हैं कि मान लिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास टोटल जो एनडीटीएल है वो 100 रुपीज़ का है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो इसमें से कितना रुपया वो एसएलआर के रूप में रखेगा? तो एसएलआर के रूप में रखेगा 18 रुपया, क्लियर है? और बैंक के पास अब कितना रुपया बचा? तो बैंक के पास बचा 82 रुपया। अब ये 82 रुपीज़ को बैंक क्या करेगा? आगे लोन के रूप में देगा, मानकर चलते हैं कि उसने लोन के रूप में दिया। अब यहाँ पर क्या हो? अब यहाँ पर ये हो गया कि भाई जो एसएलआर है वो 50 बेसिस पॉइंट कम हो गया, यानी कि 17.5 हो गया। तो अब जो बैंक के पास पैसा जो बैंक रिज़र्व रखेगा एसएलआर के रूप में रखेगा, वो कितना रखेगा? 17.5 रखेगा। लेकिन बैंक के पास अब पैसा कितना बचेगा? ज़्यादा बचेगा। कितना? 82.5 बचेगा। तो यानी कि इतना रुपया वो एक्स्ट्रा लोन के रूप में दे सकता है, आराम से दे सकता है। तो सीधी-सी बात है कि जब ये इतना पैसा जो उसे लोन के रूप में उसके पास एक्स्ट्रा आया है, उसके पास जो पैसा ज़्यादा बचा है, उसको पैसा देने के लिए क्या करना होगा? वो क्या करेगा कि उसके पास जो पैसा है तो उसके लिए वो इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट बैंक कम करेगा। तभी तो उसके पास जो ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा रुपया रखा हुआ है, मैक्सिमम रुपया रखा हुआ है, वो एज़ अ लोन के रूप में जाएगा, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट रेट जब लो होगा, कम होगा, तभी तो बैंक जो है क्या करेगा? अट्रैक्ट कर पाएगा। किसको? अट्रैक्ट कर पाता है किसको? लोगों को। जो लोग हैं, पीपल्स हैं, कस्टमर्स हैं उसके, कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है? लो इंटरेस्ट रेट पर। लो इंटरेस्ट रेट क्यों रखेगा? क्योंकि उसका जो एसएलआर है वो कम हो गया है, उसके पास पैसा ज़्यादा बच रहा है, ज़्यादा लिक्विडिटी है उसके पास। जब पैसा ज़्यादा है तो मार्केट में निकालने की कोशिश करेगा और मार्केट में तभी वो अट्रैक्टिव होगा लोन लेना जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को समझने का और इस क्वेश्चन को करने का। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सो एन एसएलआर कट बाय द आरबीआई इज लाइकली टू गिव मोर एल्बो रूम फॉर बैंक्स टू कट रेट्स, ठीक है? तो बैंकों को और ईज़ी हो जाता है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पैसा लोगों के पास ज़्यादा जाएगा, लोग बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, तो बैंक लोगों को ज़्यादा बाँटेगा। ये मेनली उस कंडीशन में किया जाता है जब इकोनॉमी रिसेशनरी फेज़ में हो, ठीक है? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा है तो और समझ में भी आया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्वेश्चन कितना समझ में आया, सुपर डुपर या क्या रहा है? तो एक बार कमेंट कर देना मज़ेदार तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। ये 4 दिए हुए हैं, है ना? बैंक रेट दिया हुआ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन दिया हुआ है, पब्लिक डेब्ट दिया हुआ है, पब्लिक रेवेन्यू दिया हुआ है। तो व्हिच ऑफ द अबव इज और आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से कौन से जो हैं
मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट हैं, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट हैं, ये इसमें पूछ रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह से ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं बाय सेंट्रल बैंकर, जैसे इंडिया में हम आरबीआई की बात करें, जो कि नेशन में इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लिमिटेड रखने के लिए, लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें से कौन-कौन से हैं? जैसे अगर हम देखें तो बैंक रेट, बिल्कुल ये मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ भी है। पब्लिक डेब्ट और पब्लिक रेवेन्यू ये दोनों नहीं है, क्योंकि ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट नहीं है, बल्कि ये किसके कंपोनेंट हैं? ये ये गवर्नमेंट के कंपोनेंट हैं, यानी कि फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट हैं ये, ठीक है? ये किसके कंपोनेंट हैं? तो ये फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो कि गवर्नमेंट बनाती है। मेनली अगर आप देखा जाए तो फिस्कल पॉलिसीज़ में जब भी हम देखते हैं कि किस किस चीज़ को बनाया जाता है, क्या चीज़ पर रिलेटेड है वो, तो फिस्कल पॉलिसीज़ में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के कितना रिसिप्ट्स हैं एंड कितना एक्सपेंडिचर्स हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है उसको फिस्कल पॉलिसीज़ कहा जाता है। और बैंक रेट एंड ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट हैं, जिसका वर्क क्या है, काम क्या है? काम ये है कि लिक्विडिटी को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है? लिक्विडिटी को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अगर हम देखें तो और क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे सीआरआर हो गया, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, एसएलआर हो गया, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा। इसके साथ-साथ एलएएफ होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में 2 चीज़ें हैं, एक जिसे आप रेपो रेट के नाम से जानते हैं, एक रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, बैंक रेट हो गया। ओके, तो बैंक रेट आप सीधा-सा ऐसे देख सकते हैं कि एक सिंपल वर्ड बैंक रेट के रूप में अगर हम देखें, तो द रेट एट व्हिच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है? और किसके लिए? लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है? तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है कि बैंकों को जब ज़रूरत होती है पैसे की, तो बैंक रेट पर लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक्स क्या करते हैं? बोरोइंग करते हैं, किससे? आरबीआई से, ठीक है? तो इतना नॉर्मल इस चीज़ को ध्यान रखना। रेपो रेट पर क्या होता है? तो रेपो रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म का मीनिंग यहाँ पर है कि मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए, ठीक है? बैंक लॉन्ग टर्म का मतलब या लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या हो गया? मोर देन 90 डेज़। मोर देन 90 डेज़, चीज़ों को समझ लेना है ना? इसके अलावा भी जैसे एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी, एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये भी क्या है? ये सभी के सभी आपके क्या हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट होते हैं और सीधा-सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया है। तो जो फिस्कल पॉलिसीज़ कौन कौन होते हैं? फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा मैनेज की जाती है? तो फिस्कल पॉलिसी मैनेज की जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा मैनेज की जाती है? तो ये मैनेज की जाती है आरबीआई के थ्रू। आरबीआई की भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसके द्वारा ये मैनेज किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, आपने अच्छे से किया। तो कमेंट करके ज़रूर बोलिए और अपने अच्छे विशेष डालिए और लाइक ज़रूर कर दो सेशन को भाई। देखते बहुत लोग हैं, लाइक नहीं करते हैं, ये तो गलत बात है। लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करो अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ और आर द पर्पस या पर्पसेस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, यानी एमसीएलआर की बात हो रही है, अनाउंस बाय आरबीआई। देखो ये क्वेश्चन जो बना था ये 2016 में क्वेश्चन बना था। 2016 में क्यों बना? क्योंकि 2016 में ही एमसीएलआर जो है इसको क्या किया था? आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। आप अगर देखेंगे उसमें आरबीआई के टूल्स जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं,
तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना, अच्छा सा पेज एक ले लेते हैं, उस पर कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूँ, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है दोस्तों, इसमें 2 तरह के टूल्स मेनली हमें दिखाई देते हैं, ठीक है? 2 तरह के टूल्स हमें दिखाई देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। एक जो होते हैं ट्रेडिशनल फर्स्ट, एंड सेकंड इज नॉन ट्रेडिशनल। अब इसमें भी जो फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल, इसमें भी 2 तरह के होते हैं। एक क्वांटिटेटिव टूल्स जिसे कहा जाएगा, सेकंड इज क्वालिटेटिव टूल्स जिसे कहा जाएगा। जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, इसको क्वांट मतलब इसकी मात्रा से मतलब होता है, इसमें कोई ना कोई परसेंटेज होगा। जैसे अभी हमने पीछे इन सबको देखा है ना, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, जो आपने ये देखा CRR, SLR, LAF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, SDF, MSF, तो इन सब में क्या है, कुछ ना कुछ परसेंटेज दिया हुआ है ना, कुछ ना कुछ परसेंटेज। क्वांटिटेटिव में कौन कौन सा आ गया, CRR हो गया, SLR हो गया, रेपो रेट, या मैं यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, क्या LAF लिख देता हूँ, तो LAF से आप समझ जाएंगे। बैंक रेट हो गया, है ना, एक्सेट्रा, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, और SDF हो गया, MSF हो गया। तो ये सभी क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स। कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, है ना। क्वालिटेटिव टूल्स मतलब ये तब यूज किए जाते हैं जब जब RBI के ये क्वांटिटेटिव टूल्स फेल हो जाए, है ना। जब ये फेल हो जाते हैं तो तब किसको यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव टूल्स को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेनली जो अगर आप MCLR पर बात करेंगे, तो MCLR एज अ क्वालिटेटिव टूल्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये डिपेंड करता है किस चीज़ को लेकर ये लाया गया। मेनली ये लाया गया था कि भाई जो RBI रेट्स में कमी करता है, जैसे रेपो रेट में कमी कर दिया, तो उसका लाभ जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए, है ना। लाभ जो है किस तक, लोगों तक, उसका लाभ लोगों के पास तक पहुंचना चाहिए। जैसे थोड़ा-सा इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर ले लेते हैं। दीज़ गाइडलाइंस हेल्प इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलोइंग बाय बैंक फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस, है ना। यानी कि पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये कुछ गाइडलाइन देता है इस चीज़ को हेल्प करने में और ट्रांसपेरेंसी लाने में, कि जो बैंक्स होते हैं, ये बैंक्स जो मान लिया चिंटू भैया लोन लेने गए हैं, तो चिंटू भैया को जो लोन मिला है, बैंक्स ने जो लोन दिया है, तो इस लोन पर कोई एक इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो जो कुछ एक इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो इंटरेस्ट रेट बैंकों ने किस तरह से तय किया है ना। एक तो 2 तरीका होता है। एक तरीका क्या है, फर्स्ट तो वो रेपो रेट के बेसिस पर कर लेते हैं कि भाई रेपो रेट से उनको कम रेट पर बैंक RBI से पैसा मिला है, तो वो उस पे ले लेंगे। सेकंड वो देखते हैं कि भाई बैंक का अपना भी तो कुछ खर्चा है, बैंक के एक्सपेंसेस हैं, बैंक का कुछ प्रॉफिट होगा, बैंक के जो लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, उनका भी सैलरी देना है, बिजली का बिल है, जो बिल्डिंग लिया है बैंक ने रेंट पर, जहाँ पर उसकी ब्रांच चल रही है, उसका भी खर्चा देना है, बहुत सारी चीजें हैं, वो खर्चा देना है। तो वो खर्चा भी तो इस इंटरेस्ट रेट की कमाई में, इंटरेस्ट रेट में इन्वॉल्व होगा ना, क्योंकि बैंक की कमाई का जरिया तो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। दीज गाइडलाइंस हेल्प्स एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज द बैंक। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है कि एक ऐसी गाइडलाइन को देता है कि जिसमें ये लगे, ये मतलब जो बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट रखा है, वो दोनों के लिए ठीक हो। यानी कि जो पैसा चिंटू भैया उधार ले रहे हैं, चिंटू भैया के लिए भी वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर ना हो, और दूसरा कि जो बैंक है, बैंक का भी लाभ काम चलता रहे, उसका भी प्रॉफिट बन जाए, और दूसरा कि उसके जो खर्चे हैं, मिनिमम जो खर्चे हैं, वो भी पूरे हो जाए। यहाँ पे अपना स्टेटमेंट क्या, सी बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसमें अगर आप चाहें तो कुछ नोट में अगर मैं यहाँ पे लिखवाऊं,
तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से चल रहे हैं चीज़ों को लेकर, बहुत ईजी है और चीज़ों को समझना बहुत ईजी है। अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो ये समझिए क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द आरबीआई इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस अगर वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप फास्ट करके चल सकते हैं आगे। ठीक है, द एमसीएलआर मैथोडोलॉजी, ये तरीका अपनाया फॉर फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट, फॉर फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है, 2016 में ये अपनाया। किस चीज़ के लिए? जैसे अभी हमने पीछे स्टेटमेंट देखा, दिस मैथोडोलॉजी एंश्योर ट्रांसपेरेंसी followed by the bank, ठीक है, बैंक के थ्रू फॉलो किया गया। तो यहाँ पर इस चीज़ में ये देखा गया, ये किया गया कि बैंक जो है एक एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट तय किया गया और इससे बैंक ना तो ज़्यादा दे सकता था नीचे, ना ही ऊपर दे सकता था। ठीक है, तो क्या है, इट इज़ द मिनिमम इंटरेस्ट रेट below which no bank is permitted to lend money। ठीक है, तो ये चीज इसमें दिया गया। तो एमसीएलआर में कुल मिला के ये देखा जाता है कि एक तो भाई रेपो रेट के बेस पर आपको दिया जा रहा है और इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसके बेस पर इसको तय किया जाता है। ठीक है, कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसके बेस पर इसको तय किया जाता है और वो चीज़ हम लोग देखते हैं रेगुलर कि क्या कंपोनेंट होते हैं, जो कि जैसे फंड हो गया, उस कितना खर्चा है, बैंक का अपना कितना खर्चा है, बैंक की सैलरी कितनी जा रही है, बैंकों में लोगों की सैलरी कितनी जा रही है, तो ये सारी चीज़ों को निकाल कर जो है वो तय किया जाता है कि एमसीएलआर कितना होना चाहिए। फिर एमसीएलआर प्लस जो बैंक का टोटल खर्चा आ रहा है, तो इसी एमसीएलआर को लेकर क्या तय कर दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट तय कर दिया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट की अगर आप बात करोगे तो इस एमसीएलआर में क्या निकल कर, क्या क्या चीज़ें, देखो एक तो जो रेपो रेट है उसका भी इम्पैक्ट इस पर पड़ता है कि भाई कितना रेपो रेट पड़ रहा है उसको, और दूसरा कि जो बैंक के एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, कुल मिला के आसान भाषा में यही समझना है कि जो बैंक के एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो भी इसमें जुड़ा होता है, इंक्लूड होता है। तो इससे जो एक निकल कर आता है इंटरेस्ट रेट, मिनिमम इंटरेस्ट रेट, वो कि बैंक भाई इससे नीचे नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर इससे नीचे वो देगा तो खर्चा हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया, ऐसा नहीं कि एमसीएलआर पहला है, इससे पहले प्राइमरी बेस लाया गया था, फिर उसके बाद बेस रेट लाया गया। तो ये बहुत चीज़ें लाई गई थी जिसमें ये होता था कि जो अच्छे क्रेडिटर्स हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता था, जो अच्छे क्रेडिट नहीं है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलता था। तो कुल मिला के एमसीएलआर को आपको इस तरीके से समझना है। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए क्या है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है। इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इट इज अ 12 मेंबर बॉडी। तो देखो यहीं पे गलत हो जाता है, ये 12 मेंबर बॉडी नहीं है। ठीक है, ये 12 मेंबर बॉडी नहीं है। तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं?
तो इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 6 मेंबर्स होते हैं, तो यहीं पे ये गलत हो जाता है, तो ये वाला गलत हो गया अपना। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? जो आरबीआई गवर्नर होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत, तो बचा कौन सा? एक, ये वाला स्टेटमेंट। तो ए बिल्कुल सही होगा इसका, कि भाई एक बेंचमार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट ही तो तय करता है ये। जैसे कि मान ले अभी हम देखें तो जो रेपो रेट है वो कितने परसेंट है, कमेंट करके आप बताइए जल्दी से, है ना। एसएलआर है 18% है, सीआरआर है, तो ये सभी जो है कितना कितना परसेंट है, ये किसने तय किया? ये तय कर रहा है आरबीआई। तो ये जो रेपो रेट तय किया गया, वो रेपो रेट जितना तय किया गया उसी पर ही तो बैंक को क्या की जाएगी? लैंडिंग की जाएगी ना, बैंक को उधार दिया जाएगा पैसा। तो एक बेंचमार्क तय किया जाता है इसमें आरबीआई के थ्रू। तो ओवरऑल अगर हम इसमें थोड़ा सा चीज देख लें, तो आरबीआई एक्ट है एक 1934, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 है। इसमें अमेंडमेंट करके एक फाइनेंस एक्ट लाया गया था, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट करके क्या किया गया? एक फाइनेंस एक्ट लाया गया 2016 में, ठीक है, 2016 में, जिसमें ये प्रोवाइड किया गया कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी इसके थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी, और ऐसा डिसाइड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐसा किया गया था। और इसमें क्या किया गया कि फिक्स किया गया एक बेंचमार्क पॉलिसी रेट, जैसे रेपो रेट है, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके और इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए इसको बनाया जाए। तो यहाँ पर एमपीसी में जो टोटल मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कितने होते हैं? एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो 6 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। जिसमें से 3 मेंबर्स जो होते हैं आपके, वो 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। मतलब ये पॉलिटिशियंस नहीं होंगे, ये मेनली जो होते हैं वो कौन होते हैं? इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमी को जानने वाले पर्सन होते हैं, ठीक है। इसी तरह से 3 मेंबर्स जो होते हैं वो आरबीआई से होते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर, ठीक है। गवर्नर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, द गवर्नर ऑफ द बैंक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ एमपीसी, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वही इसके चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको कैसा लगा, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कमेंट करके जरूर बताइए। और लाइक कर दो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ द गवर्नमेंट और आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ रुपी। स्लाइड ऑफ रुपी का मतलब है रुपी को गिरने से बचाना, ठीक है। जो रुपया है उसको गिरने से बचाने की बात इसमें की गई है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो क्या किया गया है? रुपए को गिरने से बचाने की कौन सा ऐसा स्टेप है जो नहीं लिया जाएगा, है ना। ये भी देखो, नॉट बोला है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलतियां जो हैं इसी वजह से हुई थी। किस वजह से हुई थी? क्योंकि लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया था, इस क्वेश्चन में नॉट पर फोकस नहीं किया और हमारी गलती वहां पर हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन बना था आपका, ये क्वेश्चन 2019 में बना था, ठीक है। कब बना था? 2019 में ये क्वेश्चन आपका बना था। और इस क्वेश्चन में जो गलती हुई लोगों से, वो इसी चीज को लेकर गलती सबसे ज्यादा होती है कि उन्होंने नॉट नहीं देखा, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है इसमें। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन के रूप में मैं इसे लेता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा जरूरी था। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आंसर दे देंगे। जैसे यह कह, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ गवर्नमेंट और आरबीआई टेक द स्टॉप द स्लाइड ऑफ द नॉट, है ना। कौन सा नहीं है? अक्सर पूछता है कि कौन सा है जिससे हम रुपए को गिरने से बचा सकते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इसमें डी इसका आंसर होगा सही मायने में। क्यों होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ क्या बोला है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ के आ रहे हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए, यानी कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। जब रेपो रेट कम होगा, अब खुद सोचिए, जब रेपो रेट कम होगा तो बैंक्स जो है वो लो इंटरेस्ट रेट पर, लो इंटरेस्ट रेट पर बोरोइंग करेंगे। कहां से? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अब जब लोगों को, बैंक को कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिलेगा तो वो आगे जो है लेंडिंग भी लोगों को क्या करेंगे? लो इंटरेस्ट रेट पर करेंगे। तो एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये हो जाता है सीधा सा, ठीक है, ये हो जाता है सीधा से, यानी विस्तारवादी मौद्रिक नीति का पालन यहाँ पर किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है आमतौर पर कि इकोनॉमी में पैसे की जो सप्लाई है उसको बढ़ाना और इंटरेस्ट रेट को कम कर देना। ये जो एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको इंक्रीज कर देना, और उसके साथ साथ ये कब संभव होगा? जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। और इंटरेस्ट रेट कब होगा? जब हम रेपो रेट को कम कर देंगे या सीआरआर एसएलआर इनको कम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई ये वाला जो अगर हम स्टेप उठाता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के जो रुपए के गिरने की जो इंडियन रुपए के गिरने की दर है ना, रेट है, वो कम नहीं हो सकता है, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा समझेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, है ना, क्या होगा कि देखो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने इंडिया में क्या किया? अपना पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में इन्वेस्ट किया। अब इंडिया में जब इन्होंने इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ कि तुरंत से ही गवर्नमेंट ने एक ये वाली अपनी पॉलिसी बना ली। तो क्या होगा? जैसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपना लिया। अब इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसकी वजह से इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया। देखो, फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा अपना लगाया, क्यों लगाया? ताकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर पैसा वापस मिलेगा ना, उनको पैसा वापस मिलेगा। तो अब यहां पर जो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, जो इसकी वजह से, इस मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, विस्तारवादी नीति की वजह से, तो क्या होगा कि वो भारत से अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? निकालेंगे और उन देशों में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर इन्वेस्ट इन हाई इंटरेस्ट रेट, जहां उन कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर हाई इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा उनके पैसे पर। तो इससे क्या शुरू हो जाएगा? इससे शुरू हो जाएगा कैपिटल आउटफ्लो। ये कैपिटल आउटफ्लो इसकी वजह से शुरू हो जाएगा। अब कैपिटल आउटफ्लो जब इसकी वजह से शुरू होगा तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? तो डिमांड बढ़ जाएगी किसकी? डॉलर की। कोई भी फॉरेन करेंसी है उसकी। तो मेनली अगर हम यहाँ पे देखें तो डॉलर की डिमांड मैक्सिमाइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसका क्या एक इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा? इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा कि जो रुपी है, ये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या इसका ये जो है गिरना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा। और गिरते हुए रुपए को रोकने के लिए जो है ये कदम जो है सबसे संभावित हो सकता है। तो ये इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होगा कि जो रुपए को गिरने के लिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय रुपए के फिसलने को रोकने के लिए सरकार या आरबीआई द्वारा उठाए जाने वाले सबसे कम संभावित
जो कदम हैं वो क्या हो सकते हैं? तो नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई टेक द स्टॉप द स्लाइड ऑफ द रूपी। देखो ये भी कदम हैं, लेकिन सबसे कम यानी गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, वो ये है डी ऑप्शन, कि इसको ना के बराबर ही रखेगी कि इसको उठाया ये कदम उठाना ही ना पड़े। ठीक है? तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा कि रुपया जो है इसमें और ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, वीक होने लगता है, जिससे रुपया और कमज़ोर होता है और इसीलिए गिरते हुए रुपये को उठाने के लिए ये वाला कदम नहीं उठाया जाता है। और जो दूसरे कदम में संभावित उपाय हो सकते हैं कि भाई फॉरेक्स इंटरवेंशन को बढ़ाया जाए और इसके साथ-साथ जो कॉन्ट्रास्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी संकुचनकारी जिसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए ताकि जो फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है वो इनफ्लो होने लगे। यानी लोगों को जब विदेशी जो लोग हैं, फॉरेनर्स जो लोग हैं, मान लिया यूएसए का कोई पर्सन है ना? वो इंडिया में पैसा अपना क्यों लगाएगा? वो इन्वेस्ट क्यों करेगा? क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? वो ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा और ज़्यादा प्रॉफ़िट कब हम मानेंगे? जब उसको ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जब उसको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो वो क्यों डालेगा इंडिया में पैसा? वो तो बाहर ले जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगी, पैसा जो डॉलर है वो उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, रुपए की वैल्यू कम होती चली जाएगी। मसाला मो बॉन्ड को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें ठीक हो सके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था ये, है ना? कितने प्यार से पूछ लिया है कि नॉट इज़ द मोस्ट लाइकली मेजर, है ना? इस चीज़ पर आप लोग देखेंगे, आप देखिए इस लाइन को, मोस्ट लाइकली मेजर हैं सभी, लेकिन सबसे कम, नॉट मोस्ट लाइकली मेजर, है ना? तो यानी सबसे कम मतलब जिसको यूज़ ही ना के बराबर किया जाएगा, तो वो हो जाएगा फॉलोइंग एन एक्सप्लेनेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन भी समझाने में सफल रहा होऊँगा और आप लोगों को इस पूरा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इम्पैक्टफुल रहे और 5 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के 4 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेकर आऊँगा इस टॉपिक से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और थैंक यू एवरीवन, आपने लास्ट तक देखा। आई होप आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है। मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप जा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। पूरी तरीके से काम कर रहा हूँ मैं इकोनॉमी को अच्छा बनाने की, ठीक है? इकोनॉमी को सरल बनाने की। मैं उस तरीके से नहीं समझाता जैसे लोग आजकल इकोनॉमी को बहुत अलग तरीके से ले गए हैं। इसमें हमें सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि अगर हम चीज़ों को समझ लें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए तो हमारा प्रीलिम्स भी निकल जाए, प्लस जो मेंस है उसमें हमें ज़रूरत होती है कि भाई हमारे पास वर्ड्स कितने हैं जिससे हम लिख सकें। तो जब हम टेढ़े-मेढ़े एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, इधर-उधर के एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो हमें वर्ड्स नहीं आ पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम सही और अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हुए अपनी मेंस की भी प्रिपरेशन इसी के साथ करें। तो इसी और मेरा काम है और मैं इसी पर ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ। सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन एंड जय हिंद।